नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही क्लोज है मेरे दिल के। आज मेरे टॉपिक का टाइटल है कैंसर सर्वाइवरशिप। कैंसर सर्वाइवरशिप का मतलब आज हम उन पहलुओं पे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे जो कि उन मरीजों को जो कि कैंसर से सही हो जाते हैं, क्या वो एक नॉर्मल लाइफ कभी जीवन में जी पाते हैं, क्या उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्या उन परेशानियां जो उनको कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद झेलनी पड़ती हैं उसका कोई समाधान है हमारे पास। इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। हम सब जानते हैं कि जिस दिन हमारे घर में किसी भी हमारे प्रियजन को कैंसर की डायग्नोसिस बनती है तो सारा परिवार एकदम शोक में डूब जाता है। उनको ये लगता है कि कैंसर का अब कोई इलाज नहीं है और अब तो हमें से कहते हैं कि एक सर्टिफिकेट मिल गया कि अब तो हमें मरना है। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत ही पुरानी बात थी, पुराना थॉट था, और अब कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं रहा है। चाहे वो किसी भी तरह का कैंसर हो, अब कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत प्रगति हो चुकी है और ऑलमोस्ट काफ़ी कैंसर्स, यहाँ खास करके ब्लड के कैंसर्स, मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत सारे ब्लड के कैंसर्स अब क्यूरेबल हैं। और जब कोई कैंसर क्यूरेबल होता है तो जाहिर सी बात है कि हमें उनके कैंसर के सर्वाइवर्स दिखने लगते हैं। आज हमारे समाज में अगर आप बहुत कई ऐसे मरीजों से मिलते होंगे जिनका कैंसर सही हुए 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल भी हो चुके हैं, और वो कैंसर सर्वाइवर्स बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता होगा कि क्या ये कैंसर सर्वाइवर एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन जी पा रहे हैं? क्या इनको भी वो सारी कहना चाहिए जो हमारा जीवन शैली है, क्या वो उसको फॉलो कर पा रहे हैं, या इनको किसी तरीके की खास तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक बार जब कैंसर की डायग्नोसिस बन जाती है? तो सबसे पहले कैंसर सर्वाइवरशिप, यूजुअली हम कैंसर को क्योर कब मानते हैं? अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो अगर किसी का जने का कैंसर 5 साल तक अगर रिलैप्स नहीं करता है या वापस नहीं आता है तो हम ये मानते हैं कि कैंसर क्योर हो चुका है। यानी कि अब अगर भविष्य में उसको कभी कैंसर का फिर से आता है तो वो एक न्यू एपिसोड ऑफ कैंसर होगा रादर देन अ रिलैप्स। और कुछ कैंसर्स के ट्रीटमेंट बहुत लंबे चलते हैं, जैसे कि ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट 3 साल चलता है। वैसे ही कुछ कैंसर्स के ट्रीटमेंट बहुत शॉर्ट होते हैं, जैसे कि लिम्फोमा, जिसमें कि 5 से 6 महीने की थेरेपी होती है। तो कैंसर सर्वाइवर्स हम तब देखते हैं जब हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लिम्फोमा का मरीज है, उसने 5 to 6 मंथ्स हमारे साथ ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद फिर वो फॉलो अप OPD विजिट्स हमारे पास करता रहता है, हमें चेकअप के लिए आता रहता है और हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो जब मरीज 3 साल 4 साल तक किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं आते तो हम अमूमन ये मानते हैं कि अब कैंसर उसकी बॉडी से खत्म हो चुका है और वो एक तरीके से कैंसर सर्वाइवर बन चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि हम कैंसर सर्वाइवर्स के साथ किन विषयों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो विषय होता है कैंसर सर्वाइवर्स के साथ वो है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जो कि हम सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, क्योंकि जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए ये बहुत मेजर इशू होता है कि अगर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन नहीं हो पाया तो आगे की उनकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। और जो लोग मैरिड हैं वो ये सोचते हैं कि आगे वो अपनी फैमिली को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये माना जाता है कि अब टारगेटेड थेरेपी आने के बाद ऑलमोस्ट 80% लोग को फर्टिलिटी के इश्यूज नहीं होते हैं डेवलप, क्योंकि थेरेपीज बहुत अच्छी आ गई हैं, बहुत मॉडिफाइड आ गई हैं। और ब्लड कैंसर की अगर हम बात करें तो 90% लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज लॉन्ग टर्म में सर्वाइवर्स को नहीं देखने को मिलते हैं। मेरे कई पेशेंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ तक कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक किया है और उनको कोई भी फर्टिलिटी इशू उत्पन्न नहीं हुआ है। वो अपना एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, एक नॉर्मल फैमिली के साथ अपना। कुछ लोगों की मैरिज हुई है कैंसर ट्रीटमेंट के बाद और कुछ लोग जो मैरिड थे उनके बच्चे भी हुए हैं। लेकिन हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ा टैबू है कि अगर कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है तो मोस्ट लाइकली उस मरीज को फर्टिलिटी इश्यूज होंगे। खाली 10% लोगों में ये इस टाइप के फर्टिलिटी इश्यूज पाए जाते हैं। और
इन इश्यूज में भी अब यदि किसी को फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसका भी बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। चाहे वो आप कह लीजिए IVF के थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, चर्चा में है, गायनेकोलॉजिस्ट बहुत आराम से ऑफर भी करती हैं। फीमेल्स के लिए IVF का ऑप्शन बहुत अच्छा है। मेल्स के लिए भी एक हेल्दी डोनर के रूप में मतलब स्पर्म डोनर के रूप में हमें डोनर मिल सकता है अगर किसी का फर्टिलिटी इश्यूज है। लेकिन इसीलिए हमें हताश नहीं होना चाहिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम भी हो रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि डिक्रीज्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस। काफ़ी बार जो कैंसर के सर्वाइवर्स होते हैं वो ये चर्चा करते हैं कि हम लाइफ तो हमारी ठीक चल रही है लेकिन हमारी जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है, काम करने की शक्ति है, वो हमें कम लगती है, हमें थक जल्दी जाते हैं। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये यूजुअली आपकी विल पावर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यूजुअली कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो 6 महीने 8 महीने में रिजॉल्व हो जाते हैं। और फिर यूजुअली ये पाया जाता है कि जो मरीज़ बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस करते हैं वो इसलिए ज़्यादा कर रहे होते हैं कमज़ोरी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में अब भी भले ही वो कैंसर से सही हो चुके हैं लेकिन वो इस बात को अपने दिमाग से, अपने जहन से नहीं निकाल पाए हैं कि कैंसर से वो क्योर है। उनको बार बार ये बात दिमाग में घूमती रहती है और इसके चलते वो कई बार उनको डिप्रेसिव एपिसोड्स, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के एपिसोड्स डेवलप होते हैं और उस चक्कर में उनको अपनी बॉडी में थकान महसूस होना, किसी काम में मन ना लगना, ये सब एपिसोड्स होते हैं। तो अगर हम अपने लिए पॉजिटिव थिंकिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, हाफ एन आवर रेगुलर कुछ ना कुछ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें तो उससे हमारे ये जो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है ये पूर्ण रूप से चली जाती है और एक हम नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ जीते हैं। तीसरा है, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमारे बाल आएंगे कि नहीं, क्योंकि हेयर लॉस एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी का। तो बहुत से लोग परेशान रहते हैं, खास करके फीमेल्स बहुत परेशान रहती हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारे बाल कभी भी ग्रो हो पाएंगे जो प्री इलनेस मेरे थे। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हेयर ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है एक बार जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है और विद इन 6 मंथ्स आपकी पूरी तरह से हेयर ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है। बहुत से लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्शन यानी कि रंग, त्वचा का रंग डार्क होता जा रहा है ट्रीटमेंट के बाद, तो क्या वो फिर से पहले जैसा होगा? तो देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्शन होता है ये 90% लोगों में ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 8 मंथ्स या 1 ईयर में ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत हाई डोज ऑफ दवाइयाँ चली हैं कीमोथेरेपी की या ट्रांसप्लांट हुआ है तो उन मरीजों में यूजुअली कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्कर साइड पे देखने को मिलता है और ये यूजुअली कीमोथेरेपी का एक वन ऑफ द इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स भी माना जाता है। बहुत से मरीजों के नेल्स में कालापन आने लगता है और उसमें भी उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये नेल्स मेरे काले हो गए हैं, अब ये वापस से नॉर्मल होंगे कि नहीं। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ नेल्स भी एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है और ये भी जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे खत्म होके हम एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो नेल्स का कलर भी धीरे धीरे रिस्टोर बैक टू नॉर्मल होने लगता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कालापन हमेशा नेल्स में बना रहता है। तो ये कॉमन इश्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम द डिसीज जो हम लोग फोकस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो बच्चों में देखने को मिलता है कि कंसंट्रेशन स्पैन, जो बच्चों का पढ़ाई में, स्कूल परफॉर्मेंस, उस पर कई बच्चे कहते हैं, मदर्स, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चा पहले जितना पढ़ाई में अच्छा हुआ करता था कैंसर के इलाज के बाद बहुत ही डल हो गया है, उसका कंसंट्रेशन स्पैन का पुअर हो गया है और वो क्लास में ध्यान नहीं लगा पाता। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको उस बच्चे के साथ जिसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो उस पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कई बार कंसंट्रेशन स्पैन जो बच्चे का डिफेक्टिव हो रहा है वो इस वजह से भी होता है कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं अपने बच्चे की हेल्थ को लेके कि हर समय उसके आमने सामने हम उसकी हेल्थ के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स शेयर करते रहते हैं कि कहीं इसका कैंसर वापस ना हो जाए। और ध्यान रखिए, बच्चे भी सारी बातें समझते हैं चाहे वो कितने भी छोटे हों। तो उनकी अपने पेरेंट्स की एंग्जाइटी कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है और
बच्चा बहुत ज़्यादा उनका हाइपर एक्टिव सा बिहेव करने लगता है, वो कंसंट्रेशन स्पैन की प्रॉब्लम है, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम है। तो हमें एक माहौल अपने घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, एक ऐसी बातें करनी चाहिए जो कि कैंसर से हट के हों, एक नॉर्मल, एक जैसे नॉर्मल जीवन शैली को इमेजिन करना चाहिए कि कैंसर हमारा एक बुरा समय था, वो आके गुजर गया और अब हम एक नॉर्मल जीवन, एक नए सिरे से एक जीवन जिएंगे। जब हम इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने घर में रहते हैं तभी ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर अटैक नहीं करती हैं। नहीं तो ज़्यादातर मरीज ये डिप्रेशन और एंजाइटी, इन सब के पैनिक एपिसोड्स, ये सब होते रहते हैं और वो परेशान घूमते रहते हैं। आशा करते हैं कि ये कैंसर सर्वाइवरशिप का वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे जुड़ी कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल हिम टॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा। धन्यवाद।